यस क्लास। चैप्टर नंबर 3 का 13वां सवाल निकालने भाई। चैप्टर नंबर 3 का सवाल नंबर 13, ठीक है। 13 सवाल मैं करवाऊँगा और 14 नंबर आज आप अपने आप करेंगे। ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है जो मैं छोड़ूंगा और वो आप लोगों को ही करना है। ओके, 13वां सवाल मैं बता देता हूँ क्योंकि वो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उन सबसे अलग है। ये पूरे चैप्टर का एक सबसे अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। वो ये 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। इसका जो बी पॉइंट है, 3 पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो 2018 के एग्ज़ाम में आया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। फर्म ने सभी साझेदारों के जीवन पर 80,000 की क्या करवा रखी है? JLP करवा रखी है, जो 1 अप्रैल 2012 को करवाई गई है। फर्म उसका वार्षिक प्रीमियम 6,000 रुपये भुगतान करती है। ये हिंदी मीडियम वाली बुक में जो है ना, वो हिंदी वाले में नहीं है, इंग्लिश वाली में लिखा हुआ है। आप हिंदी में लिख लीजिएगा कि वार्षिक प्रीमियम 6,000 रुपये, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है। पॉलिसी पर 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम दिया जाता है और पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू सभी वर्षों की अलग अलग दी गई है। 31/3/13 की 0 है, 31/3/14 की 2,000 है, 31/3/15 की 4,000 है, 31/3/16 की 6,000 है। ये पॉलिसी का समर्पण मूल्य है। कितने साल का? 1, 2, 3, 4 साल का समर्पण मूल्य दिया गया है। अब ये समर्पण मूल्य होता क्या है? समर्पण मूल्य है एक निश्चित राशि जो आप किसी भी निश्चित तिथि पर बीमा कंपनी से क्या करवा सकते हैं? कैश करवा सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। वो धनराशि जो आपको बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी तुड़वाने पर प्राप्त होगी उसे क्या बोला जाता है? सरेंडर वैल्यू बोला जाता है। तो अलग अलग वर्षों की सरेंडर वैल्यू दे रखी है कि पहले साल कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल 2,000 मिल सकता है, तीसरे साल 4,000 मिल सकता है, पाँचवें साल में 6,000 मिल सकता है, चौथे साल में सी की मृत्यु हो गई है 1 जून 2016 को। क्या हो गई? सी की मृत्यु हो गई। आपको क्या करनी है? आवश्यक प्रविष्टि, आवश्यक खाते बनाने हैं। फर्म की पुस्तकों में 3 परिस्थितियाँ दी गई है, तो 3 बार ये सवाल हमसे करवाया जाएगा। पहली बार, अगर इस प्रीमियम को, जो फर्म प्रीमियम भरती है ना पॉलिसी का प्रीमियम फर्म को ही भरना पड़ता है। अगर पॉलिसी के प्रीमियम को फर्म का व्यापारिक खर्चा माना गया है तो लेखांकन कैसे होगा? अगर प्रीमियम को एक विनियोग माना गया, मतलब संपत्ति माना गया है, तो लेखा कैसे होगा? और अगर अगर विनियोग को एक संपत्ति मानकर, विनियोग मानकर फर्म ने उसके लिए एक रिजर्व भी बनाया है तो लेखांकन कैसे होगा? तो इन 3 में सबसे इजी तो फर्स्ट ही है। फर्स्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना वो सबसे आसान है। देखिए फर्स्ट में क्या है कि फर्म ये मान रही है कि हम जो भी प्रीमियम वार्षिक बीमा कंपनी को चुकाते हैं वो हमारा एक व्यापारिक खर्चा है। और व्यापारिक खर्चों का एक नियम है कि जितना भी व्यापारिक खर्चा साल में लगता है वो वर्ष के अंत में हमें क्या करना पड़ता है? P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सब खर्चे वर्ष के अंत में P&L के माध्यम से क्या किए जाते हैं? अप्रखित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले इस मतलब फर्स्ट मेथड में 2 खाते बनेंगे, ये तो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट मेथड में 2 अकाउंट है। एक तो है इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट, एक खाता तो बनाया जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से और एक खाता बनाया जाएगा किसके नाम से? JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम में तो फर्म जो वार्षिक प्रीमियम चुकाती है वो आएगा और वर्ष के अंत में उसे एक व्यापारिक खर्चा मानते हुए कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हर साल का ये नियम ही है कि फ़र्म को साल के पहले दिन प्रीमियम चुकाना है। प्रीमियम का भुगतान हमेशा वर्ष के प्रथम दिन होगा, चाहे न्यूमेरिकल में लिखा हो चाहे मत लिखा हो। तो वर्ष के प्रथम दिन तो हम प्रीमियम का भुगतान करेंगे और वर्ष के अंतिम दिन उसे क्या कर देंगे? P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हर साल का काम रहेगा, बट जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। और जैसे ही किसी साझेदार की मृत्यु होगी तो मृत्यु वाले वर्ष में जो होता है ना वो प्रीमियम, वो P&L में जाने की बजाय फर्म का जो JLP अकाउंट है उससे क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष प्रीमियम का जाता है P&L में, पर मृत्यु वाले वर्ष में प्रीमियम को JLP अकाउंट से क्या किया जाएगा? रिटर्न ऑफ किया जाएगा, अप्रखित किया जाएगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीमियम एक खर्चा है। जब कोई खर्चे का भुगतान करते हैं जो फॉर्मेट बनाया पहले मैंने, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सवाल स्टार्ट कब से होगा? जिस दिन आपने पॉलिसी ली है। 1 अप्रैल 2012 से हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो 1 अप्रैल 2012 को जब इसने पहली बार 6,000 रुपये का प्रीमियम भरा होगा तो इसने एंट्री क्या की होगी? एंट्री की होगी प्रीमियम अकाउंट DR2 कैश। प्रीमियम अकाउंट DR2 कैश कितने रुपए? 6,000 रुपये। वो यही 6,000 वर्ष के अंत में मतलब 31/3/2013 को क्या किया गया? सारा का सारा प्रीमियम एक खर्चा मानते हुए P&L में क्या कर दिया गया? ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये आपका पहला साल पूरा हो गया। वर्ष के पहले दिन आपने प्रीमियम भरा और वर्ष के अंतिम दिन उसे P&L में डाल दिया। ऐसे ही अगला साल फिर आएगा 1 अप्रैल 2013।
1 अप्रैल 2013 को फिर से हम नकद भुगतान करेंगे प्रीमियम टू कैश। कितने रुपये भरे? 6,000 रुपये भरे। फिर वर्ष का अंत कब होगा? 31 मार्च 2014 को होगा। 31 मार्च 14 को ये पूरे के पूरे 6,000 फिर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे? P&L में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये हर साल का नियम यही चलेगा बस। अब फिर अगला साल आएगा 1 अप्रैल 2014। उस दिन हम फिर क्या करेंगे? टू कैश 6,000 रुपये का प्रीमियम भरेंगे। और 31/3/2015 को वर्ष के अंत में फिर ये सारा प्रीमियम कहाँ चला जाएगा? P&L में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज ए एक्सपेंस। ठीक है। फिर आएगा 1 अप्रैल 2015। फिर हमने वर्ष के प्रारंभ में क्या किया? टू कैश 6,000 रुपये प्रीमियम भरा और 31/6/16 को वर्ष के अंत में सारे का सारा प्रीमियम कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? P&L में ट्रांसफ़र कर दिया एज एक्सपेंस। फिर ये अंतिम वर्ष है, बस इसका ध्यान रखना। ये मृत्यु वाले वर्ष का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मृत्यु वाले वर्ष में 1 तारीख को तो आपको प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा। 1 अप्रैल 2016 को हमने प्रीमियम भरा 6,000। क्यों? हमें क्या पता होता है कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो जाएगी। हम तो वैसे चलाते हैं जैसे हर साल चलाते आ रहे थे। हमने फिर से 1 अप्रैल 16 को 6,000 रुपये प्रीमियम भरा। और अब ये एक प्रॉब्लम हो गई है, इसमें 1 जून आएगा। मैंने यहाँ पे 30 जून कर दिया है, तो आप इसे 1/6/16 कर देना यहाँ पे, है ना। 30/6 की जगह 1/6/16 आएगा, क्योंकि वो डेट में पढ़ने में थोड़ी हो गई। ये 1/6/16 है यहाँ पे। तो 1/6/16 को मतलब अप्रैल मई 2 महीने बाद ही क्या होगी? पार्टनर की डेथ हो गई। तो डेथ के टाइम ये पूरे का पूरा 6,000 जो हर साल हम P&L में ट्रांसफ़र कर रहे थे, ये P&L में ट्रांसफ़र होने की बजाय इस बार कहाँ ट्रांसफ़र होगा? JLP अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। बस इतना ही ध्यान रखने वाला है कि पूर्व के वर्षों में तो सारे का सारा प्रीमियम कहाँ गया था? P&L अकाउंट में ही गया था। पर मृत्यु वाले वर्ष में सारा प्रीमियम कहाँ जाता है? JLP अकाउंट में जाता है। इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली इसमें बात है। ओके, तो ये तो इजी था कि पहले सभी वर्षों में तो क्या किया? टू कैश बाय P&L, टू कैश बाय P&L, टू कैश बाय P&L, टू कैश और बाय P&L। और लास्ट वाले वर्ष में टू कैश बट नॉट P&L बाय JLP में हमने क्या किया है? एडजस्टमेंट किया है। हो गया यहाँ तक तो काम। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या बनेगा? दूसरा खाता बनेगा JLP अकाउंट। JLP अकाउंट वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। JLP खाता डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। डेबिट से क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये जो 1/6/16 को, ये एक था, सॉरी, 1/6/16 को आपने सारा प्रीमियम JLP में डाला था ना। तो एंट्री क्या बनी होगी? एंट्री बनी होगी JLP अकाउंट DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम। JLP अकाउंट DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो JLP DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने कितने रुपये लिख दिए? ये वाले 6,000 रुपये यहाँ हमने लिख दिए। उसके CR हुआ तो इसके DR हो गया। अब जैसे ही पार्टनर की डेथ होगी 1 जून को, तो हम सारा जो पैसा है बीमा कंपनी से मांगेंगे। 80,000 रुपये दावे के मांगेंगे, क्लेम के मांगेंगे। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे तो क्लेम की एंट्री बनती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू JLP। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू JLP मतलब सारा का सारा पैसा बीमा कंपनी के तो कर दो डेबिट और अपने JLP अकाउंट में कर दो क्रेडिट। कितने रुपए? 80,000 रुपये। ओके, हो गया। अब हमें इस खाते का बैलेंस निकालना है और इस खाते का जो भी बैलेंस आएगा वो सभी पार्टनर्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो खाते में आए कितने रुपए हैं? 80,000 रुपये तो खाते में आए जो इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। उस 80,000 में से 6,000 रुपये जो प्रीमियम वाले हमने चुकाए वो माइनस कर दो। तो 80,000 तो हमारे पास आए और 6,000 रुपये हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के बीमा कंपनी को भरे थे। तो 80 आए, 6 गए, तो हमारे पास नेट बैलेंस कितना आया? 74,000 ही आया लास्ट ईयर में। तो इस 74,000 को हमने तीनों पार्टनर्स के P&L रेशो में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B एंड C 74,000 इंटू 2/5 वो P&L का रेशो दिया हुआ है। 74,000 इंटू 2/5 और 74,000 इंटू 1/5। तो 29,600, 29,600 और 14,800 और कुल योग कितना आ जाएगा? 74,000 आ जाएगा, जिसे तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया गया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये आपका पहला टॉपिक था, पहला ए पार्ट हुआ। JLP अकाउंट दोबारा देख लें। JLP अकाउंट DR से स्टार्ट होगा, जिसमें ये प्रीमियम सबसे पहले क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद बीमा कंपनी से 80,000 रुपये लेने हैं और इस खाते में डालने हैं। और अब ये 80,000 और आपने जो प्रीमियम भरा वो, उन दोनों का डिफरेंस क्या किया जाएगा? सभी पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ये आपका ए पॉइंट हमने क्या कर लिया है? क्लियर कर लिया। ए पॉइंट में तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है। ए पॉइंट को सॉल्व करना तो बहुत ईजी मामला है, कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ए ईजी है और बी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जब आप बी पॉइंट करते हैं, बी पॉइंट का मीन नहीं है, बी पॉइंट तो इसे पॉइंट वाइज आ रहा है। लॉजिक क्या है? जब आप प्रीमियम को विनियोग मानते हैं, सुनेंगे आप, जब आपने अपने प्रीमियम को क्या मान लिया है? अपना
विनियोग मान लिया है, तो विनियोग का मतलब ये क्या हो गई, आपकी एक संपत्ति हो गई। ओके, जब आपने प्रीमियम को क्या मान लिया, विनियोग मान लिया, तो ये संपत्ति हो गई। तो इस कंडीशन में फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपके सवाल में दी गई सरेंडर वैल्यू काम आएगी। जब हम प्रीमियम को अपना विनियोग मानना स्टार्ट कर देते हैं, तब सरेंडर वैल्यू क्या ली जाती है, सवाल में यूज़ में ली जाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आपने प्रीमियम को क्या माना, अपना विनियोग माना, समझ लो सरेंडर वैल्यू क्या आनी शुरू हो जाएगी, काम में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सरेंडर वैल्यू क्या लेनी है, हमें यूज़ में लेनी है। वो कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें केवल एक खाता खुलेगा, जैसे पहली विधि में 2 खाते खुले, इस विधि में केवल एक जेएलपी खाता खुलेगा, और जो प्रीमियम है वो इस जेएलपी खाते के नाम से दिखाया जाएगा। वहाँ पे क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट अलग बना, जेएलपी अलग बना, बट जब विनियोग मानते हैं तो एक ही खाता खुलता है। ओके, एंट्रियाँ वही चलेंगी। 1 अप्रैल 2012 को सबसे पहले आपने प्रीमियम भरा 6000, तो वहाँ पे एंट्री की थी प्रीमियम अकाउंट DR2 कैश। यहाँ करेंगे जेएलपी अकाउंट DR2 कैश। कितने रुपये भर दिया आपने, पहले साल 6000 भर दिए। अब इस मेथड में P&L में क्या अमाउंट जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। P&L में कौन सी राशि जाएगी। जैसे ए पॉइंट में तो क्या होता है, हर साल 6,000 रुपये बढ़ते रहते हैं, 6,000 ही कहाँ जाते रहते हैं, P&L में जाते रहते हैं। पर इस मेथड में क्या है, हमने भरे तो 6,000, मतलब खाते का DR बैलेंस कितना है, अभी तो 6,000 ही है। इस 6,000 में से आप ये देखेंगे कि आपने 6,000 भरे हैं, और पहले साल के लास्ट में इंश्योरेंस कंपनी की सरेंडर वैल्यू क्या है, मतलब तुम्हें क्या मिल सकता है। तुमने 6,000 दिए, वो अच्छी बात है, मगर पहले साल के एंड में अगर आप पॉलिसी तुड़वाने बैठ जाओ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या दे सकती है, उस वैल्यू का इस प्रीमियम से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, और जो डिफरेंस का पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। ध्यान रखेंगे, अकाउंट के DR बैलेंस को सरेंडर वैल्यू जो सवाल में दी गई है हर साल की, उससे कंपेयर करेंगे, और डिफरेंस की वैल्यू को कहाँ डालेंगे, P&L अकाउंट में डालेंगे। जैसे पहले साल आपका DR कितना रहा, चल रहा है 6,000, वो पहले साल की सरेंडर वैल्यू दी गई है 31/3/13 की नील, मतलब आपने तो 6,000 भर दिए, मगर तुड़वाने पर बीमा कंपनी क्या देगी, नील देगी, तो तुम्हारा तो 6,000 का लग गया फटका, गए 6,000, क्योंकि तुड़वाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले साल हमने 6 भरे, कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब पूरा ही पूरा 6,000 डूबेगा, मतलब डूबा नहीं, डूब सकता है। तो आप इसे पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे कि 6 हमने भरा, कुछ नहीं मिलेगा, तो 6 हमारे लग गए, जो P&L में खर्चे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए गए। ओके, अब आता है सेकेंड ईयर, 1 अप्रैल 2013। फिर आपने क्या भरे, 6,000 भरे, खाते का DR का एडिशन कितना आएगा, 6 ही आएगा। इस साल बीमा कंपनी आपको क्या दे सकती है, वो सवाल में दिया है। इस साल आपको बीमा कंपनी क्या दे सकती है, 2,000 रुपये दे सकती है। तो खाते का DR बैलेंस कितना है, 6,000, बीमा कंपनी आपको कितने दे सकती है, 2,000 तो दे ही सकती है ना। तो आपने भरे 6, बीमा कंपनी दे सकती है 2, तो आपका लॉस कितने का हो गया, 4,000 का नुकसान हो गया। अभी तुड़वा भी ले तो 2 तो वापस ही आ जाएंगे ना, तो 4,000 का लॉस हो गया। और ये 31/3/14 को 4,000 रुपये हमने क्या कर दिए, P&L में ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने लिखा भी है यहाँ पे ब्रैकेट में, 6,000 माइनस 2,000 बराबर 4,000 P&L में गए। खाते का बैलेंस CD निकलेगा कि DR का योग है 6, CR में कितने लिखे 4, तो बैलेंस CD कितना आ गया, 2,000 रुपये के बराबर आ गया, और खाता बंद कर दिया 6,000 से। फिर आएगा नया साल 1 अप्रैल 2014। ये पिछले साल का जो बैलेंस CD था, वो अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा। ये 2,000 रुपये आगे ट्रांसफ़र हो गए। फिर आपने इस दिन दोबारा फिर 6,000 भरे, 6,000 तो आपको हर साल भरने ही पड़ेंगे। तो लास्ट ईयर का बैलेंस पड़ा है 2,000, 6,000 और बढ़ दिए, खाते का DR बैलेंस कितना हो गया, 8,000 रुपये हो गए, 6 और 2 8। अब इस बार बीमा कंपनी क्या दे सकती है, वो देखो, ये 31/3/15 को बीमा कंपनी तुम्हें 4,000 रुपये दे सकती है। तो तुम्हारे खाते का DR बैलेंस है 8,000, बीमा कंपनी कितना दे सकती है तुम्हें 4, तो 8 में से 4 तो आ ही सकता है ना, तो डूब कितना गया, 4 डूब सकता है। तो बाय P&L में क्या लिख देंगे, 4,000 रुपये लिख देंगे। फिर बैलेंस CD निकालेंगे, बाय बैलेंस CD दोबारा कितने आ गए, फिर से क्या आ गए, बैलेंस CD में 4,000 रुपये आ गए, हो गया। फिर ये बैलेंस CD अगले साल क्या बन जाएगा, फिर से बैलेंस BD बन जाएगा। फिर 4,000 भरे, मतलब 4,000 बैलेंस CD आया। फिर हमने कितने भरे, दोबारा 6,000 भरे, खाते का बैलेंस कितना हो गया, 10,000। इस बार बीमा कंपनी क्या दे सकती है, ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर बीमा कंपनी तुम्हें 6,000 रुपये दे सकती है। तो तुमने भरे 10, मतलब खाते का DR बैलेंस 10, तुम्हें मिल सकते हैं कितने, 6, तो 10 में से 6 की तो रिकवरी हो ही सकती है। तो डूब कितना गया, 4,000 फिर डूब गया। तो बाई P&L में कितने आ गए, 4,000, और फिर बैलेंस CD कितना निकाल दिया हमने, 6,000 रुपये फिर से निकालिए, 10 - 4 6। फिर ये 6 आगे आ गए। अब ये अंतिम वर्ष है, अब थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। अंतिम वर्ष में बाय बैलेंस BD 6,000, फिर हमने दोबारा भरे कितने रुपए, 6,000। अब डेथ हो गई, डेथ होते ही सारा पैसा क्या किया जाएगा, बीमा कंपनी से मांगा जाएगा, हम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब कोई P&L नहीं आएगा, बैलेंस BD आ गया, हमने भर दिए 6,000 रुपये,
और इंश्योरेंस कंपनी से कितने लेने हैं, 80,000 रुपये लेने हैं। तो 80,000 में से 6 और 6 12, डी आर बैलेंस माइनस कर दिया, कितने आए 68,000। और ये 68,000 तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिए, 2 2 1 में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो 27,200, 27,200 और 13,600 इन तीनों के खातों में क्या कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये था आपका सेकंड पॉइंट, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है भाई 2018 में। तो इस विधि में क्या करना पड़ता है, आपको हर साल अकाउंट की डीआर बैलेंस में से, ये जो अकाउंट की डीआर योग आ रही है ना सबके, हर साल अकाउंट के डीआर बैलेंस में से सवाल में दी गई सरेंडर वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। और डिफरेंस का पैसा जहाँ लिखेंगे, और डिफरेंस का पैसा कहाँ जाएगा, हर साल फिर P&L में जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कब तक, जब तक आपका मृत्यु वाला वर्ष नहीं आ जाता। जैसे 6,000 भरे तो डीआर बैलेंस है, कुछ नहीं मिलेगा तो पूरा लॉस। अगले साल फिर 6 भरे, फिर 2 मिल सकते थे तो 4 का लॉस हो गया, 2 बच गए, वो 2 आगे आगे बैलेंस BD। फिर 6 भरे, बैलेंस हो गया 8, फिर कितने मिल सकते थे 4, 8 में से 4 गए तो 4 डूब गए। फिर बैलेंस CD कितना आ गया 4, फिर वो 4 आगे आगे, फिर 6 हमने भर दिए, बैलेंस हो गया 10। फिर बीमा कंपनी हमें 6,000 रुपये देने को तैयार है, तो हमारा लॉस कितना लग गया, 4,000 का। फिर बैलेंस CD कितना आ गया 6,000, ये 6,000 हमने दोबारा आगे नोट कर लिया, ये 6,000 आगे आ गया बाई बैलेंस BD। और फिर हमने क्या किया, बीमा कंपनी से 80,000 रुपये दावे के मांगे, 80 में से ये 12 माइनस कर दो, 6 पुराना बैलेंस, 6 हमने भर दिया। और जो डिफरेंस का पैसा बचा 68,000, वो हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर B। अब आता है इसका पॉइंट नंबर C, लास्ट पॉइंट में हम चलेंगे। लास्ट पॉइंट और ये जो B पॉइंट है, B और C में तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलैरिटी यही है कि जब आप C पॉइंट में लिखा क्या, देखो बुक वाले ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया, ये भी समझना ज़रूरी है ना। बुक वाला इसे ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है कि हमने प्रीमियम को एक विनियोग माना है और इसके लिए एक रिज़र्व तैयार की है। अब ये रिज़र्व क्या तैयार किया, ये लफड़ा आ गया थोड़ा। देखो यदि आपने प्रीमियम को विनियोग माना तो वो तो जैसे B पॉइंट में किया वैसा ही काम करना पड़ेगा। बट रिज़र्व मानने का मतलब ये होता है कि तुमने अभी A और B 2 पॉइंट किए, दोनों पॉइंट में तुम हर साल बाई P&L ऐसे लिखते आए। बाई P&L का मतलब प्रीमियम पर जो लॉस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, P&L अकाउंट में जा रहा है। तो ये एक प्री डिसाइडेड मामला है, हमें पहले से पता है कि हम जितना प्रीमियम भरेंगे उस पर हमें लॉस होगा और वो लॉस कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। तो आपने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि जो फ्यूचर में होने वाले सर्टेन लॉसेज हैं, मतलब फिक्स लॉस है, उनके लिए हमें रिज़र्व या प्रोविज़न क्या कर लेने चाहिए, तैयार कर लेने चाहिए। तो इसने प्रोविज़न नहीं, इसने रिज़र्व बना लिया। तो फ्यूचर में होने वाला एक लॉस है, हमें पता है कि हम भरेंगे प्रीमियम, फिर हमें लॉस होगा, तो आप उस लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए ऑलरेडी एक रिज़र्व ही क्यों नहीं बना लेते, क्यों बेचारे P&L को परेशान कर रहे हो। तो हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, सारा काम वैसे ही करेंगे, बस जो लॉस हम अभी तक P&L में ट्रांसफ़र कर रहे थे अभी B पॉइंट में, वो लॉस आपको अब JLP रिज़र्व के नाम से एक नया रिज़र्व खाता खोलना है और उस रिज़र्व अकाउंट में क्या करना है, लॉस को ट्रांसफ़र करना है। सारा न्यूमेरिकल वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसा ही होगा, ईच एंड एवरीथिंग सब वैसा ही करेंगे। बट चेंज क्या होगा कि जो लॉस तुमने B पॉइंट में P&L में डाला है, अब तुम्हें उसे JLP रिज़र्व अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि हमें पता है कि एक सर्टेन मैटर है, एक निश्चित हानि है, और निश्चित हानि के लिए हमें क्या बना लेना चाहिए, पहले से ही रिज़र्व क्रिएट कर लेना चाहिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं JLP अकाउंट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2012 टू कैश आपने भरा 6,000, फिर वो सरेंडर वैल्यू की दाम में देखी 0 थी, तो इसका मतलब पूरे का पूरा 6,000 का लॉस हो गया ना, कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमने 31/3/13 को पूरी हानि JLP रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दी 6,000। देखो क्या है, सब कुछ वही चला ना, यहाँ पहले P&L लिखा था, बस P&L की जगह क्या लिख दिया मैंने, JLP रिज़र्व लिख दिया। ओके, फिर अगला साल आया, फिर मैंने 6,000 भरे, 6 खाते का DR का योग भी 6 ही आ रहा है। इस बार बीमा कंपनी कितना दे सकती है, 2,000 रुपया मुझे दे सकती है, तो इस बार मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया 6,000 डेबिट बैलेंस, बीमा कंपनी कितना दे सकती है, 2,000 सरेंडर वैल्यू, तो लॉस कितना लग गया 4,000। 4,000 कहाँ गया, JLP रिज़र्व में गया। फिर खाते का बैलेंस CD कितना गया, 2, कितने 6 में से 4 बैलेंस गए तो 2 बचे, फिर ये 2 आगे उतार लिए। फिर सेकेंड डे में थर्ड डे में कितने भरे, 2,000 भरे, तो 2 तो पुराने वाला बैलेंस, 6 नए भर दिए, तो बैलेंस कितना हो गया 8, टोटल 8 हो गया। फिर 31/3/15 को रिज़र्व में कितना आ जाएगा, थर्ड ईयर में तुम्हें बीमा कंपनी 4,000 दे सकती है, लिखा हुआ है किताब में। तुम्हारी सरेंडर वैल्यू तो तुम्हारा DR तो योग है 8,000 और तुम्हारी सरेंडर वैल्यू कितनी है 4,000, तो 8 में से 4 गए, बचे 4 डाल दिए मैंने JLP रिज़र्व में, और 4,000 ही क्या बच गया मेरा बैलेंस CD, 8 में से 4 गए तो 4 बचे।
फिर ये 4 मैंने क्या कर दिए, आगे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर 6,000 भरे, ये हर साल का चक्कर है अब तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। और लास्ट ईयर में बीमा कंपनी आपको कितने दे सकती है, 6,000 रुपये दे सकती है। तो 10 हमने भरे, 6 में आ जाएंगे, तो हमारा JLP रिज़र्व में लॉस कितना जाएगा, 4,000 रुपये जाएगा। तो 10 में से 4 गए, बैलेंस CD कितना बचा, 6। फिर ये 6 क्या कर लिया हमने, आगे उतार लिया। फिर दोबारा हमने आगे उतार लिया, लास्ट ईयर में फिर 6 भरे, सेम वही चल रहा है। अब इसमें एक नई चीज़ बस ये आई है, ये एक नया मामला है कि बाय JLP रिज़र्व मैंने 6,000 लिखी, ये कहाँ से आई है, ये अभी इसके नीचे एक JLP रिज़र्व अकाउंट आएगा, वो भी बनाना पड़ेगा थर्ड पॉइंट में। तो JLP रिज़र्व का लास्ट ईयर का बैलेंस और JLP का लास्ट ईयर का बैलेंस 6,000 पे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एक ट्रिक है सवाल को सही करने की कि JLP अकाउंट का लास्ट ईयर का टू बैलेंस BD और JLP रिज़र्व का लास्ट ईयर का टू बाय बैलेंस BD आएगा, वहाँ पे वो दोनों समान होने चाहिए। तो हमारे यहाँ तो पहले से समान ही आ रही है, देखो इधर कितना है, इधर टू बैलेंस BD 6,000 है, तो JLP रिज़र्व का भी लास्ट ईयर का बाय बैलेंस BD कितना ही आएगा, 6 ही आएगा। तो अगर कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, सवाल गलत होने लगता है, तो आपको अगर लग रहा है तो आप ये समझ आना कि अगर यहाँ 6 है तो उसका लास्ट ईयर का बैलेंस भी क्या होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 6 है उधर 4 आ रहा है या ऐसे कुछ है तो मामला गड़बड़ हो गया। तो कई बार तो मैं ये कहता हूँ कि सवाल के लास्ट में अगर सेटिंग नहीं बैठे ना मामले की, तो बस देख लेना यहाँ पे 6 लिखे तो यहाँ भी 6 लिख दो और खाता मिला दो। तो बाय बैलेंस BD 6 आ गया, उधर उसका बैलेंस भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो वो JLP रिज़र्व का जो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है ना, वो JLP अकाउंट में लाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने वो पहले ही तुम्हें बताता हूँ कि वो मैं अकाउंट बना के तुम्हें बताऊँगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वहाँ भी 6 ही आएगा। तो वो 6 मैंने JLP रिज़र्व से निकाल के JLP खाते में डाल दिए, और बीमा कंपनी से भी कितने मांगे, 80,000 रुपये मांगे। तो 80 और 6 कितने हो गए, 86। तो ये 86,000 हो गए, 86 में से 12 मैंने क्या कर दिए माइनस, बचे कितने, 74। और 74 इन तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं, और हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, खाता क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब आता है आपका JLP रिज़र्व अकाउंट, वो देखो कैसे बनेगा। ये रहा JLP रिज़र्व। JLP रिज़र्व क्या है, रिज़र्व एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस क्या चलता है, हमेशा CR साइड में ही चलता है। अब JLP रिज़र्व क्या कर रहा है, JLP रिज़र्व तुम्हारी हानि को क्या कर रहा है, अपलिखित कर रहा है। कैसे करेगा, कोई रिज़र्व पहले भरोगे तभी तो हानि को अपलिखित करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप हर साल के एंड में इक्वल टू प्रीमियम जितना तुम्हारा प्रीमियम है, हर साल के एंड में इक्वल टू प्रीमियम पैसा P&L एप्रोप्रिएशन से निकालोगे और JLP रिज़र्व में डालोगे। फिर ये खाता क्या करेगा, तुम्हारी हानि को अपलिखित करेगा। हर साल तुम्हें P&L एप्रोप्रिएशन से 6,000 5,000 जो भी तुम्हारा प्रीमियम सवाल में दिया गया उतना पैसा निकालना है, और उस पैसे से JLP अकाउंट जो ऊपर बना है उसकी हानि को क्या करना है, अपलिखित करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले साल का अंत 31/3/2013। पहले साल आपने बाय P&L एप्रोप्रिएशन CR साइड से खाता स्टार्ट हुआ, 6,000 रुपये निकाल लिए। अब पहले साल का ऊपर लॉस भी 6 ही हो रहा था, तो 6 निकाले और 6 के 6 किस में डाल दिए, उस हानि को अपलिखित कर दिया बाय 2 JLP, मतलब JLP की हानि थी तो 2 JLP लिख के हानि अपलिखित कर दी। फिर अगले साल के एंड में 31/3/2014 फिर आपने P&L एप्रोप्रिएशन से कितने निकाले, 6,000 रुपये निकाले। सेकेंड ईयर में ऊपर वाले खाते में हमने देखा था कि सेकेंड ईयर में लॉस हुआ था 4,000 का, तो 6,000 तो हमने खाते में डाले, 4,000 हानि के काट दो JLP के, तो खाते में बैलेंस कितना बच गया, 2,000 बच गया। 6 में से 4 तो लग गए ना हानि वाले, तो 2 बच गया। अब ये 2 बैलेंस आगे आ गया। फिर मैंने P&L एप्रोप्रिएशन से दोबारा निकाल लिए, कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो 2 पहले पड़े थे खाते में, 6 और आगे खाते में हो गए 8। थर्ड ईयर का उधर लॉस आ रहा था 4,000 रुपये ऊपर वाले अकाउंट के अंदर JLP अकाउंट में, तो 8 पड़े हैं खाते में, 4,000 JLP के लॉस के काट दो, तो इस बार फिर खाते में बैलेंस कितना बच गया, 4,000 बच गया। ये 4 आगे आ गए। फिर आपने P&L एप्रोप्रिएशन से और निकालिए 6,000। आपको P&L एप्रोप्रिएशन से हर साल प्रीमियम के बराबर पैसा निकालना ही है, ठीक है। तो 4,000 पहले पड़े हैं, 6 और निकालिए, खाते में बैलेंस हो गया 10, और ऊपर जो है वो फोर्थ ईयर का लॉस था 4,000 रुपये, तो 10 में से 4 तो हानि के काट दो। तुम्हारे खाते में अभी भी कितने पड़े हैं, 6 ही पड़े हैं। देखो आ गया ना, लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 6, उधर भी लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 6 ही था। तो यही 6 लास्ट ईयर में कहाँ चले गए हैं, JLP अकाउंट में चले गए हैं, जो ऊपर मैंने तुम्हें बताए थे। ये देखो यहाँ पे ये जो लिखे हैं ना 6,000, ये वाले, ये सॉरी ये वाले 6,000 वही हैं जो मैंने नीचे वाले पॉइंट में तुम्हें क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। ये वाले 6,000 यहाँ,
ये वाला 6,000। तो लास्ट ईयर का जेएलपी का बैलेंस और जेएलपी रिजर्व का बैलेंस बराबर आना चाहिए, तो ये बात याद रखेंगे। एक ये थ्योरी में याद रखेंगे कि जेएलपी में बैलेंस, जेएलपी रिजर्व में बैलेंस आता कहाँ से है। जेएलपी रिजर्व में हर साल बैलेंस P&L एप्रोप्रिएशन से आता है, और वो हमेशा इक्वल टू प्रीमियम ही आएगा जितना तुम्हें सवाल में प्रीमियम दिया गया है। तुम्हें हानि कितनी हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, इससे मतलब नहीं होता, प्रीमियम के बराबर पैसा आता रहता है। एक बार दोबारा देख लें, पहले साल आपने 6,000 निकाले, लॉस भी 6 का हुआ, तो 6 का 6 काम में आ गया, तो ठीक है। सेकंड ईयर फिर आपने P&L एप्रोप्रिएशन से 6,000 निकाले, मगर सेकंड ईयर में लॉस 4 का ही हुआ था ऊपर जेएलपी अकाउंट के अंदर, तो 6 निकाले, 4 तो हानि वाले काट दो जो जेएलपी अकाउंट में चले गए। हमारे खाते में पड़े हैं अभी 2,000 और, फिर ये 2,000 आगे आ गए, फिर हम 6,000 निकाल रहे, तो 6 और 2 8। थर्ड ईयर की हानि 4 थी, तो 8 में से 4 तो हानि के चलो कट गए। अभी भी तुम्हारे पास बचे पड़े हैं कितने रुपए, 4,000। 8 में से 4 गए, 4 बच गए। फिर अगले 4,000 हमने आगे उतार दिए, फिर 6 और निकाल लिए, तो कितने हो गए, 10। फोर्थ ईयर में भी हानि 4 की हुई थी, तो 10 में 4 हानि काट दो। अभी तुम्हारे पास सीडी में कितने बचे पड़े हैं, 6,000 रुपये बचे पड़े हैं। फिर ये 6 आगे आगे, अब तो मृत्यु वाला वर्ष था ही, तो मृत्यु वाले वर्ष में बचा हुआ बैलेंस सारे का सारा क्या कर दिया, जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, 3 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड तो देखो भाई सेकंड मेथड ही है, वो परीक्षा में आने का चांस ज़्यादा है। आप ये सवाल अपनी फिर कॉपी में करेंगे, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। ओके क्लास, थैंक यू।